Hello everyone. A committee under the chairmanship of ex-president रामनाथ कोविंद has submitted its report to the president. और इस पैनल ने ये रिकमेंड किया है कि देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाना चाहिए। क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? इसके क्या फायदे हैं? क्यों कुछ लोग इसके फेवर में नहीं हैं? और इस कमिटी ने उन एप्रीहेंशंस को दूर करने के लिए क्या कहा है, क्या मैकेनिज्म होगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने होंगे, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मधुसूदन शर्मा। आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ IIT खड़गपुर एंड एन एक्स ऑफिसर ऑफ नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज ए वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। आइडिया ये है कि लोकसभा और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराए जाएं। एज ऑफ नाउ सिर्फ 4 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ होते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा सिंपल है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस नहीं कराए जाएंगे। एज ऑफ नाउ इस कमिटी ने भी ये नोट किया है कि 5 से 6 इलेक्शन हर साल इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं, और अगर इसमें हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन को ऐड कर दें तो नंबर 4 से 5 गुना और बढ़ जाएगा। तो इतने सारे इलेक्शंस के बजाय एक साथ पूरे देश में 5 साल में एक बार इलेक्शन कराया जाए, दिस इज द सिंपल आइडिया। ऑब्वियस सी बात है, फायदा क्या होगा? तो अगर हम बार बार कराने के बजाय एक बार इलेक्शन कराएंगे तो कॉस्ट बचेगा, एक्सपेंडिचर में डेफिनेट सेविंग है। और ये जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर नहीं है जो इलेक्शन कराने में होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक्सपेंडिचर। इट वॉज एस्टिमेटेड that total 55,000 crore was the expenditure which was done in 2019 लोकसभा only। इस बार का एस्टिमेट है ये 1 लाख करोड़ के आसपास होगा। ओके, सो यू कैन by a rough estimate you can presume कि it would reduce if why not half, at least 30-40% reduction तो होगा। However, the critics does argue that इवन इफ हम ये मान के चले कि ये 50,000 करोड़ रुपए हैं और इसके ऊपर कुछ मे बी 30%, 10-15 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा, क्या ये सफिशिएंट है? जो इसका नुकसान होगा उसके कंटेक्स्ट में क्या नुकसान है ये भी हम देखेंगे। पहले और कुछ फायदे देख लेते हैं जो इस कमेटी ने भी बोले हैं। एक और फायदा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी इलेक्शन होता है तो फोर्स में आता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आते ही कोई भी नया पॉलिसी डिसीजन लेना गवर्नमेंट को अलाउ नहीं होता। सो इससे गवर्नेंस रुक जाती है। अगेन एक साथ अगर होगा तो गवर्नेंस ही रुकेगी। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी रहेगी कि फॉर द नेक्स्ट 5 years द स्टेट गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये बिजनेसेस के लिए बड़ा फायदेमंद है। बिजनेसेस हमेशा ही एक सर्टेनिटी एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। एक और चीज है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और ये एक्सपेंडिचर लाइक लोगों को हाथ में कैश दे दिया जाता है। इट इज बाय वन एस्टिमेट 10 to 12% वोटर्स रिसीव कैश ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन। तो अगर लोगों को ऐसे कैश मिल रहा है तो डेफिनेट सी बात है इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शन मतलब मोर फ्रीक्वेंट इन्फ्लेशन बर्डन, दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। एंड देन वोटर्स आल्सो गेट फटीग्ड। भाई जिसको कैश नहीं मिल रहा है वो भी तो 90% लोग हैं, और वो तो नहीं चाहेंगे यार बार बार इलेक्शन आ जाता है, बार बार आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूसेंस होते हैं, कैंपेनिंग होती है, टीवी, सोशल मीडिया, एवरीवेयर इलेक्शन होता है। तो वोटर इज आल्सो फीलिंग फैटीग एंड दिस इज रिजल्टिंग इनटू लो वोटर टर्नआउट। हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे, 5 साल में एक बार होगा, तो वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, which is a good sign for any democracy. Then the next thing is that even the social harmony gets disrupted. You must have witnessed that different elections, जब यूपी में इलेक्शन होगा तो यूपी में कुछ अलग टाइप के ऐसे मुद्दे क्रिएट किए जाएंगे जिससे कि डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो हार्मनी बनी हुई है वो डिस्टर्ब होता है, कि पोलराइजेशन हो सके, ताकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा ले सके। नाउ लेस इलेक्शन, लेस सच इवेंट, पॉलिटिकल पार्टीज कम भड़काएंगे। अगेन दीज आर ऑल एक्सपेक्टेशन कि ये सारे बेनिफिट होंगे।
Yeah, I would strongly advise you not to take the name of any political party while writing these kind of points. Okay, everyone knows who does what, and let that be an implicit factor. Before moving further to the criticism part, I would give you briefly an idea of the next gen test series. ये test series normal test series नहीं है, it's a revolutionary portal that we have designed. और इसमें सबसे पहली चीज यह है कि एक आपको ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिलता है ऑनलाइन पोर्टल में। कैसे ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिलता है? तो जैसे आप ऑफलाइन एग्जाम में डिफरेंट स्टेटमेंट पे डिसीजन लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, किसमें आपको आइडिया नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ भी कर सकते हैं। यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, यू कैन स्टार मार्क एन ऑप्शन टू बी मार्क्ड लेटर ऑन। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन पुट फॉरवर्ड योर कमेंट इन द पोर्टल इटसेल्फ। बट इसमें कुछ ऑनलाइन के एडवांटेज भी हैं जो ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके एक्टिविटी को ट्रैक करके डेटा एनालिसिस के थ्रू एक एनालिटिकल रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके सॉल्यूशंस क्या हैं, आपको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको और रटना चाहिए, क्या आपको कंसेप्चुअल चीज़ों में वीकनेस है, क्या आपको एनालिटिकल चीज़ों पर करना चाहिए, कहाँ आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है। ये सब इंटेलिजेंट एनालिसिस ये पोर्टल देगा, जो कि ऑफलाइन में संभव नहीं है। देन द एक्सप्लेनेशन वुड बी कस्टमाइज्ड एज पर योर नीड। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जिस क्वेश्चन के भी जो पार्ट आपको नहीं आते हैं वो हाईलाइट होगा, जो पार्ट आपको आता है वो हाईलाइटेड नहीं होगा। सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम इन रिवीजन ऑल्सो। एंड देन एवरीवन्स टेस्ट नीड्स टू बी डिफरेंट। आपका वीक पॉइंट आपके दोस्त के वीक पॉइंट से डिफरेंट हो सकता है, तो हर किसी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उनका टेस्ट अलग अलग होगा। तो एक टेस्ट पोर्टल पे जाएं और फ्री में टेस्ट ट्राई करके देखें, सी द डिफरेंस, फील द डिफरेंस। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग। व्हाट्स द प्रॉब्लम with one nation one election? And the first problem is it is against the spirit of federalism. इंडिया इज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट, और जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि पूरा इंडिया एक है, हर जगह एक ही शायद इलेक्शन होना। इससे रिलेटेड ही एक जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि जो नेशनल इश्यूज हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे। अगर हम ऑल इंडिया इलेक्शन करा रहे हैं तो हर जगह प्राइम मिनिस्टर के फेस पे, जो भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे उनके ऊपर नेशनल मुद्दों पे ही वोटिंग होगी, जो कि रीजनल इश्यूज को सबड्यू कर देगा। ओके, बिकॉज अ स्टेट इलेक्शन, very often it is seen that a state election are fought on regional issues, and they have the voters have different preference for the state election and the central election. You can see the example of Bihar or example of Delhi, or that matter Punjab in this case. Then frequent election keeps government accountable as well. जैसे कि पंजाब में जब इलेक्शन ड्यू हुआ था उस समय गवर्नमेंट ने फार्मर्स लॉज को वापस ले लिया था। तो इस टाइप के कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि इवन सेंट्रल गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल टू द पीपल व्हेन स्टेट इलेक्शन कम्स। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर एनी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज, अगर हंग असेंबली हुआ या फिर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो जाती है, या फिर लोकसभा के केस में ही हंग लोकसभा या प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन होता है, उस केस में क्या होगा, कितने टाइम के लिए वो, दैट इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई आफ्टर 1967 साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो सिंक था वो टूट गया, क्योंकि अलग अलग टाइम पे डिफरेंट स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हुई और धीरे धीरे जो सिंक में शुरू हुआ था 1952 में इलेक्शन होना, वो सिंक में नहीं रहा। इसका कुछ सॉल्यूशन कोविंद पैनल ने सजेस्ट किया है। सो लेट्स सी कोविंद पैनल ने क्या रेकमेंड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू ब्रीफली अबाउट दिस कोविंद पैनल। ये एक्स प्रेसिडेंट के चेयरमैनशिप में बनी थी। इसमें होम मिनिस्टर भी इसके मेंबर थे, लॉ मिनिस्टर वाज देयर स्पेशल इनवाइटी, हरीश साल्वे जैसे कद्दावर वकील भी इसके मेंबर थे। एंड इस कमेटी ने सिर्फ 191 डेज में मोर देन 18,000 पेजेस, 18,000 पेजेस से ज्यादा बड़ी रिपोर्ट सबमिट करी है। हालांकि इसमें से बड़ा सा पार्ट जो है एनेक्स्चर्स हैं, एक्चुअल रिपोर्ट 300 कुछ पेजेस की ही है। एंड the committee has said that around 81% people जिन्होंने कमिटी को फीडबैक दिया, they were in favor of one nation one election. So the committee concludes that majority of people in India are in favor of one nation one election. The second thing that committee says that the majority of political parties also favor the one nation one election. Now, what is the solution that has been proposed by the committee?
yes, 32 out of 47 political parties have supported the one nation, one election idea. The committee says that there should be a fresh election whenever there is a hung assembly or there is premature dissolution of the assembly. But the new assembly या लोकसभा का हाउस जो भी इलेक्शन के बाद फॉर्म होगा उसका टेन्योर सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए ही होगा। ये समझते हैं इसको। मान लो मई 2024 में इलेक्शन होता है और इससे लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, तो अगला इलेक्शन मई 2029 में हो। सारे स्टेट के और लोकसभा के इलेक्शन मई 2024 में हुए, अगली बार साथ में मई 2029 में होंगे। लेकिन अगर बीच में मई 2026 में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो लोकसभा का इलेक्शन 6 महीने के अंदर करा दिया जाएगा। लेकिन ये जो नई लोकसभा बनेगी वो का पीरियड मई 2029 तक ही होगा, मतलब 3 साल ही होगा। इट इज सेम थिंग एज हैपेंस इन बाई इलेक्शन। अगर कोई एमपी या एमएलए का डेथ हो जाता है या कोई सी भी रीजन से सीट वैकेंट होती है तो बाई इलेक्शन जो होता है वो एमपी या एमएलए सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए हाउस में रहते हैं। सेम चीज पूरे के पूरे हाउस के लिए ही हो जाएगी। ओके, और फिर वापस से मई 2029 में सारा साइकिल सिंक हो जाएगा, सबका इलेक्शन साथ में होगा। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज हाउ द इलेक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। नेचुरल सी बात है, इट्स नॉट सिंपल दैट ओनली वन इलेक्शन विल हैपन, फ्यू इलेक्शन इन बिटवीन शैल आल्सो हैपन, बट दे वुड बी लेसर देन द नंबर ऑफ इलेक्शन दैट इज कंडक्टेड टुडे। नाउ इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 विच आर रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको अमेंड करेंगे। लेट्स सी द आर्टिकल्स। एक नॉर्मल हैबिट हमारी होनी चाहिए कि जब भी कभी कोई आर्टिकल जिक्र में आए उसको जाकर के देखा जाना चाहिए। कई बार यूपीएससी सिर्फ एज इट इज उन क्वेश्चंस को पूछ लेता। तो आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की चर्चा करता है। यहाँ पे सिंपली ये जो ड्यूरेशन है कि 5 ईयर होगा, इसमें एक लाइन ऐड करने को कमिटी रिकमेंड कर रहा है कि 5 साल तो होगा, लेकिन अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है तो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही वो हाउस का ड्यूरेशन होगा। सिमिलर इज द प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल, जो कि आर्टिकल 172 में है। बट कमिटी ने इसके अलावा कुछ और भी रिकमेंड किया। द कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट even the election of local bodies should also be synced with the Lok Sabha election. बट कमिटी ये नहीं बोलती है कि सेम डे पे कराओ, कमिटी ये कह रही है कि 100 डेज के अंदर कराओ। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराएगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन ही लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराएगा। बट ये है कि वो विद इन 100 डेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन करा देंगे। तो जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है वो बार बार नहीं बनेगा, वो विद इन 100 डेज ही समाप्त हो जाए। ओके, एंड देन द कमिटी ऑल्सो रिकमेंड दैट इसके लिए तीनों लेवल ऑफ इलेक्शन के लिए एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या फिर पंचायतों के हो, म्यूनिसिपैलिटीज के हो। अभी जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं वो अपने सेपरेट इलेक्टोरल रोल बना सकते हैं। अगेन इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और वो दिस कमिटी ऐसे दैट एक आर्टिकल नया 324 ए ऐड करना चाहिए और एक आर्टिकल 325 में अमेंडमेंट किए जाने की जरूरत है। आर्टिकल 324 और 25 को भी देख लेते हैं। ये आर्टिकल क्या है? यू माइट बी नोइंग दैट 324 इज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज डायरेक्शन Superintendence Direction and Control of Election to be vested in an Election Commission of India, और Election Commission of India ही electoral roll भी prepare करती है। और 325 is about no person is to be ineligible to be included in the electoral roll। तो इन दोनों को अमेंड करना होगा। Now the committee says कि इससे पिछला वाला जो आर्टिकल अमेंड करना था 83, the committee says कि 83 और 172 में जो अमेंडमेंट करने थे उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज, जो आर्टिकल 368 के अंदर प्रोसीजर रिकमेंड किया गया है उसके थ्रू अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन इन दो आर्टिकल को इसको ऐड करने के लिए और इसको अमेंड करने के लिए ये लोकल बॉडी से डील करते हैं और लोकल बॉडीज स्टेट के ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। दैट्स व्हाई इनके लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट से भी रेटिफाई करना पड़ेगा।
माइट बी नोइंग कि जो भी फेडरल नेचर से रिलेटेड चीजें हैं उनमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है तो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई भी कराना पड़ता है. That's all that was important with respect to this committee. It is a developing story. अगर इसमें कुछ और बदलाव आता है तो we shall come with the new video on that topic. इस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां पे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सी कि आपकी लर्निंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू.